नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से होगी, जहां शराब नीति मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा का बयान काफी अहम माना जा रहा है। शराब नीति घोटाले में मनोज सिसोदिया को 7 महीने पहले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि सिसोदिया ने एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। जनवरी में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम जुड़ा था और ईडी ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। दरअसल शराब नीति घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उसके रेस्टोरेंट में संजय सिंह और दिल्ली के बार रेस्टोरेंट मालिकों के बीच एक बैठक भी हुई थी। इसमें मौजूद मनीष सिसोदिया ने भरोसा दिलाया था कि दोबारा सरकार बनने पर आबकारी नीति बनाते वक्त शराब कारोबारियों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। अरोड़ा ने पार्टी फंड में लाखों रुपए भी दिए और वो सीएम केजरीवाल से भी मिला है, ये आरोप दिनेश अरोड़ा ने लगाए हैं। ईडी की चार्जशीट में नाम जोड़े जाने पर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था, लेकिन अब उसी में संजय सिंह फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले की जांच की आज आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं तक पहुंच चुकी है, तो वही संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। गौरव का रुख करते इस खबर पर जो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए संजय सिंह को पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया है, इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है गौरव? जी बिल्कुल, यहाँ पे पूछताछ हो रही थी, उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था और ये भी कहा गया था कि कुछ बेहतर यहाँ पे करने का प्रयास रहेगा। पर जिस तरह से यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे हैं कि संजय सिंह को जो लगातार गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, वो कल यहाँ पर गिरफ्तार हो गए मुस्कान। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और ख़ास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पहले से 2 मंत्री इस समय जेल में निरुद्ध हैं। चाहे हम सचिन जैन की बात करें, चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के ऊपर भी गाज गिरी है और कहीं ना कहीं ये मामला बन चुका है। और यहाँ पर मामले को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कल भी पूरे देश में प्रदर्शन किया था, कल भी राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्रदर्शन किया था और लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पिता स्वयं कह चुके हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, वो हमारे घर में छापा मारने आए और उनको हमारे घर से कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला है तो उन्होंने हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जो कि ईमानदार हमारा लड़का है। ये उनके पिता का कहना था। मुस्कान, ठीक है गौरव, देखिए सिसोदिया की पहले ही इस जनवरी में गिरफ्तारी हो चुकी है, वो लगातार जेल में बंद है। अब सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही है और इसकी आज क्या केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है क्या? देखिए मुस्कान, अब यहाँ पर इसकी आग कहाँ तक पहुँचती है ये अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है ईडी के मुताबिक कि ये बड़ा घोटाला था, क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ पर शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाया गया था और इसके बाद से हमें तमाम चीज़ें सामने निकल के आई थी। संजय अरोड़ा का नाम भी यहाँ पर सामने निकल के आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 70 फ़ोन की बात भी यहाँ कही जा रही थी कि 70 फ़ोन वहाँ पर मनीष सिसोदिया द्वारा उपयोग किए गए थे। हालांकि संजय सिंह की नाम उस समय नहीं आया था, पर निश्चित रूप से ये बड़ा कौतूहल वाला विषय है कि अचानक संजय सिंह का नाम इसमें कैसे आ गया है और ईडी कार्रवाई के चलते उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा और निश्चित रूप से ये जो बड़ा झटका है हमारी पार्टी के लिए, अब इसकी आँच कहाँ तक पहुँचने वाली है और कौन कौन इसके जट के दायरे में आएंगे, ये मुस्कान आने वाला समय बताएगा। पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी है, क्योंकि यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव भी आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बड़ा एक चेहरा थे निश्चित रूप से, और साथ ही साथ यहाँ पर 24 का उपचुनाव आम चुनाव भी है, जो कि यहाँ पर बहुत गौरव, देखिए महत्वपूर्ण चुनाव है। जहाँ लगातार बीजेपी आम हैट्रिक की आदमी बात कर पार्टी की रही है तरफ से ये और कहा जा रहा है INDIA कि राज्यसभा में संजय सिंह है वो मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे। यही वजह है कि उन्हें एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी लगातार सफाई देती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दलील क्या दे रही है आम आदमी पार्टी? देखिए दलील यहाँ पर यही दे रही है कि जब ये लोग हारने लगे हैं और जब हारने का इनको डर सता रहा है, डर कर ये लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं पे यहाँ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं मिला है और इसके पहले भी केजरीवाल ये बात बता चुके हैं। चाहे हम सचिन जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या यहाँ पर संजय सिंह की बात करें। मुस्कान, निश्चित रूप से ये बड़ा झटका इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि आज चुनाव सामने आ चुका है
और चुनाव के दौरान, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यहाँ पर मुख्य रूप से अपनी बात करते थे। और लगातार अगर हम बात करें दिल्ली सरकार को घेरने की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की बात करें, चाहे बीजेपी को घेरने की बात करें, और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की बात करें, हमेशा मुखर रहते थे और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लगातार संघर्ष करते रहते थे। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जो अभी हाल में जो सफलता मिली है निकाय चुनाव में, उसका बहुत कुछ कारण संजय सिंह है। बिल्कुल, लेकिन देखिए गौरव, एक चीज और यहाँ पे अहम हो जाती है कि लगातार आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को बेबुनियाद बता रही है, तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। अब संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं पूरी टीम के साथ, उनकी आज पेशी होनी है। क्या दलीलें पेश की जाएंगी, क्या दलीलें दिए जाने की उम्मीद है? जी, देखिए दलीलें उनके वकील देंगे, वो दलील यहाँ क्या देते हैं मुस्कान, ये तो खैर अभी प्रश्न यहाँ पर रहेगा। पर चूंकि यहाँ पर जिस तरह से कुछ मिला नहीं है, ईडी का कहना है कि हमें बहुत कुछ यहाँ पर हासिल हुआ है, उनके पिता का कहना है कि उनको कुछ नहीं मिला है, ये कुछ दलील यहाँ पर दी जाएंगी। और अचानक यहाँ पर अगर ईडी छापेमारी करती है तो बहुत कम हम ऐसा देखा है कि वहाँ पर गिरफ्तारी होती है, पर यहाँ गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब एक गौरतलब होगा कि यह राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर उनको जमानत मिलती है या पूछताछ का सिलसिला बाहर जारी रहेगा, या यहाँ पर ईडी इनको रिमांड पर लेगी। ये तमाम प्रश्न हैं जो यहाँ पर पेशी के बाद सामने आएंगे। पर मुस्कान पर निश्चित रूप से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पर जो तमाम चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर संघर्ष उसको लेकर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर साक्ष्य उनके पास है, ईडी के पास, तभी रिमांड की अर्जी मंजूर होती है। अगर साक्ष्य नहीं होते हैं तो कोर्ट इतनी जल्दी रिमांड की जो अर्जी है उसको मंजूर नहीं करेगा। गौरव, इसका फैसला कब तक आ सकता है? क्योंकि देखिए संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और लगातार खबरें भी सामने आ रही है कि अब से थोड़ी ही देर में दलीलों का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। कब तक फैसला आने की उम्मीद है? अब मुस्कान, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कितने समय में आता है ये तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मामला चूँकि हाईटेक मामला है, इतनी जल्दी आसानी से इतना जल्दी फैसला इस पर आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईडी की तरफ से भी वकील अपना पक्ष रखेंगे, इसके अलावा संजय सिंह की तरफ से भी लोग पक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर पक्ष के बाद जब पक्ष रखे जाएंगे उसके बाद यह फैसला आएगा कि यहाँ कुछ आने की वाला समय संजय सिंह के लिए कष्टकर होता है या यहाँ पर उनको कुछ छूट मिलती है या उनको राहत मिल पाती है। ये फैसला फिलहाल कोर्ट करेगा, और कोर्ट जब भी जमानत का कोई फैसला करता है या रिमांड देता है तो उसके पीछे कुछ ठोस आधार होते हैं। अब इस यहाँ पर आधार ईडी द्वारा कितने दिए जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मिशन 80 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का प्रण लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए यूपी की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें भाजपा महिला अनुसूचित जाति सम्मेलन करवाने पर भी खास फोकस कर रही है, जिसके लिए क्षेत्रीय बैठक के दूसरे दिन अवध और गोरखपुर क्षेत्र की अहम बैठक आज बुलाई गई है। जहां अवध क्षेत्र की बैठक राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में की जाएगी। साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर क्षेत्र की बैठक बुलाई गई है। भाजपा अपने 3 दिवसीय इस बैठक के अंतिम दिन ब्रज और कानपुर क्षेत्र की बैठक करेंगी, लेकिन आज की बैठक कई लिहाज से अहम है। अवध क्षेत्र की 18 सीटों में से फिलहाल 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, यानी कि 16 सीटें और 16 सांसद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हैं और हारी हुई 2 सीटों पर अब भाजपा का पूरा फोकस है। यही वजह है कि अवध क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रदेश कार्यालय पर आज भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें अवध क्षेत्र को लेकर के क्या रणनीति है इसके बारे में भी एक रोड मैप तैयार करके तमाम पदाधिकारियों, तमाम कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ सांसदों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए अवध की 18 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक देखने को लखनऊ में मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है उसको लेके? बैठक में कौन कौन मौजूद रहा, बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए? विवेक, देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो लगातार आम चुनाव को लेकर तमाम बैठकें कर रहा है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पे अपनी क्रेडिट लेने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी निकले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको एक अलग दिशा दे रही है। आज महिला मोर्चा की भी बैठक थी, बात की जाए तो संगठन की भी बैठक
है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। संगठन की बैठकें लगातार हो रही हैं और बात की जाए जिस प्रकार से गोरखपुर क्षेत्र या फिर अवध क्षेत्र की जो बैठकें चल रही हैं वो आम चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि दलितों के वोट के लिए तमाम प्रकार के अभियान सभी राजनीतिक दल चला रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी अब दलित महासम्मेलन भी करा रही है, जहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जो फायदे हैं उसको घर घर लेकर महिला मोर्चा जाएगी। तो वहीं अगर बात की जाए तो दलित सम्मेलन करा के बाकायदा उनके वोटों पर जो है वो नजर भारतीय जनता पार्टी की इस आम लोकसभा चुनाव में रहने वाली है। इसको लेकर बड़ी बैठकें आयोजित हो रही है। धर्मपाल मंत्री जो संगठन महामंत्री हैं और साथ ही साथ प्रदेश सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ये दोनों ही इस बैठक के सूत्रधार हैं और साथ ही साथ कई अन्य पदाधिकारी भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए अलग अलग क्षेत्रों के। और जिस तरीके से बात की जाए कि आम लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं हमेशा से ही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और वही स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुस्कान, अभी लगातार विवेक आप जिक्र कर रहे हैं कि दलितों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, महिलाओं को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही है, बैठकें कर रही है, रणनीति कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें रणनीति की भारतीय जनता पार्टी की, तो ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं या ये दोनों ही समूह ऐसे हैं जिस पर खास फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, वजह क्या है? देखिए सभी जानते हैं किस प्रकार से दलित वोट बैंक की राजनीति बरसों से ही हो रही है। मंडल कमीशन के नाम पे यह राजनीति होती थी। और बात की जाए जिस प्रकार से महिलाओं की जो मुद्दा रहा है पिछले कई सालों से, जो आरक्षण लंबित रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पास कराया। और बात की जाए तो जिस तरीके से जो महिला मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो है वो गांव-गांव तक जाएगी, महिलाओं को जागरूक कराएगी कि किस प्रकार ने सरकार ने उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के उनको कहीं ना कहीं एक इंसाफ दिलाने का जो है वो काम किया है। बात की जाए तो दूसरी तरफ जिस प्रकार से दलितों को वोट साधने के लिए तैयारी हो रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें खासतौर पर 2017, 2019, 2022 की, तो दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, पिछड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। राशन और प्रशासन के नाम पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बहुमत से बनी, तो कहीं ना कहीं उस चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। और साथ साथ जितनी देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लगातार जिक्र कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का इस मसले पर कहना है कि ये महज महिलाओं को एक लॉलीपॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना, क्या वहां की महिलाएं इसका फायदा समझ पाएंगी? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा क्या धरातल पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा धरातल पर कितना मिलता है ये परिणाम बताएगा, जब चुनाव होंगे परिणाम बताएगा। लेकिन पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो क्षेत्र में निकले, वो बात की जाए तो महिलाओं से संपर्क साधे, बात की जाए तो जनसंपर्क करें, महिलाओं की तमाम और भी समस्याओं को सुने और उनकी समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न करें। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो योजनाएं केंद्र सरकार ने पिछले 2 कार्यकालों में लाई है महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े तबके के लिए, उन योजनाओं से भी जागरूक कराने का काम जो है वो महिला मोर्चा करेगी। साथ साथ जो राशन डबल इंजन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। किस प्रकार से कोरोना के बाद से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया, तो इन सभी चीजों को समेट कर एक सूत्रों में पिरोकर महिलाओं तक महिला मोर्चा जाएगी और उनसे संपर्क स्थापित करेगी, जनसंपर्क करेगी। ठीक है, देखिए विवेक, जिस क्षेत्र को लेकर आज बैठकों का दौर जारी है, इस क्षेत्र से कुल 18 लोकसभा सीटें आती हैं। 16 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज हैं, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं विवेक जहां पर इस वक्त महिलाएं सांसद हैं। ऐसे में महिला आरक्षण बिल का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, ये इन दोनों सीटों पर कैसे चलेगा? कैसे इन दोनों सीटों पर महिला आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर महिला सांसद हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के बाद तमाम विपक्ष भी ये आलोचना कर रहा था कि सिर्फ एक झुनझुना है और बाकायदा परिसीमन वगैरह की चीज़ें इसमें होनी चाहिए,
इसमें भी अलग से SC ST या OBC वर्ग के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आई और जिस तरीके से सदन के दोनों पटलों पर ये बिल पास हुआ और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि 29 तक यानी 5 सालों में तमाम प्रक्रियाओं के साथ ये बिल गुजरेगा, धरातल स्तर पर लागू होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यहाँ वहाँ से भी ये मांगे उठी हैं कि इस बार से ही इसको लागू किया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि अभी 6-7 महीने लोकसभा चुनाव में है और देखने वाली बात है कि सिर्फ इन 2 सीटों पे लोकसभा का चुनाव नहीं है। अगर बात की जाए, आंकड़े देखे जाए, प्रतिशत देखा जाए तो 543 लोकसभा सीटें हैं, इसमें 33% महिला आरक्षण की जो बात कही जा रही है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी तरफ से गेम प्लान की तरफ खेले और कम से कम 33% महिलाओं को जो है टिकट जरूर दे, ताकि आम लोकसभा चुनाव में वो ये बात की जाए तो ये वादा लेके जाएं कि किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को जो कथनी है उसको जो है पूरा करने में काफी मेहनत की है और महिलाओं के लिए इस बार प्रावधान किए हैं। तो ये उनके लिए बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। पुलिस को दिए गए बयान में माफिया अतीक अहमद ने कई बड़े खुलासे किए थे। अतीक अहमद ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक से हैं। पाकिस्तान से उसके गिरोह को हथियार मिलते हैं। माफिया अतीक अहमद ने उमेश पाल शूटआउट केस में पूरे परिवार के शामिल होने के बाद को भी कबूल किया था। पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने के बाद 15 अप्रैल को माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में कॉल्विन अस्पताल में हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने पुलिस को कुछ अहम जानकारियां दी थी और अब इस जानकारियों का खुलासा भी लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताया जा रहा है और अब पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर अभी तमाम कई ऐसे पहलू है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसको लगातार खंगालने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम देखिए, माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। कॉल्विन अस्पताल के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक और अशरफ दोनों को ही मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन अभी भी कई राज ऐसे हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसकी बड़ी बातें क्या है कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए 15 अप्रैल की रात कॉल्विन अस्पताल के बाहर जिस तरीके से माफिया बिरदस का अंत किया गया था, उस दौरान कई ऐसे खुलासे हो रहे थे, क्योंकि जब उनसे पूछताछ हो रही थी जिगाना पिस्टल बरामद की गई थी और कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी जिससे साफ इशारा ISI से जुड़ रहा था, क्योंकि ISI के साथ साथ जो पाकिस्तानी जो कनेक्शन निकल के आ रहा था उस मामले को लेकर के जिस तरीके से पूछताछ हो रही थी, ATS ने भी इस मामले में पूछताछ की थी, लेकिन उसी रात को जिस तरीके से उसका अंत किया गया तो अंत के पीछे कई राज भी दफन हो गए थे। यानी कि अगर बात की जाए कि जिस तरीके से उसके पास जो विदेशी हथियार पहुंचाए जाते थे, उसके पास जो पैसों की फंडिंग हो रही थी, उन सब के पीछे जिस तरीके पाकिस्तान का जो कनेक्शन निकल के आ रहा था वो राज भी दफन हो गया, क्योंकि इसमें कई ऐसे सफेद पोस्ट नेता भी बताए जा रहे थे जो लगातार इसके पीठ पीछे काम कर रहे थे, उसका सहयोग कर रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले में जो चार्जशीट अपनी दाखिल की थी, चार्जशीट में दाखिल होने के बाद के दौरान ये कहा गया था कि जिस तरीके से जो कनेक्शन निकल के आया था 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, अंजाम में केवल जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया उसमें केवल बरेली कनेक्शन दिखाया कि बरेली जेल में पूरी साजिश रची गई थी और साजिश में पूरा परिवार संलिप्त था। लेकिन आखिर इसके पीछे कौन कौन नेता थे इसका नाम आज तक नहीं खुलकर सामने आया। ये जरूर कहा जाता कि जिस तरीके से अगर जो कनेक्शनों की बात की जाए, कई बंद लिफाफे में जो बात की जा रही थी, बंद लिफाफे का राज भी आज तक नहीं खुला कि आखिर उस बंद लिफाफे में क्या कुछ था, क्योंकि जो सरकार के पास जो SIT रिपोर्ट ने भेजा था, लेकिन आखिरकार जो अंत हुआ, पाकिस्तान का जो कनेक्शन निकला, उस कनेक्शन पर भी किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया कि जो संपत्तियां थी उन संपत्तियों को जब्त किया, आपराधिक से जो अर्जित संपत्तियां थी उनको जब्त किया गया। लेकिन जो कनेक्शन लगातार खुल रहा था, बाकायदा पाकिस्तान से पंजाब का जो पूरा कनेक्शन निकल रहा था, बॉर्डर के जरिए हथियार आना है, जिस तरीके से जो बात की जाए हेलीकॉप्टर से जो हथियार गिराना, इन सभी के जो कनेक्शन थे ये जो खुल रहे थे, इसी दौरान जो उसका अंत हुआ, उस अंत के पीछे आखिर जो बताया जा रहा था कि कुछ माफिया थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
के कुछ माफिया थे जिनका नाम संलिप्त होने की बात की जाए थी, फिर चाहे भाटी गैंग की बात की जाए या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात की जाए, इस तरीके के जो कनेक्शन सामने आ रहे थे उन पर भी अभी तरह किसी खास ठोस कदम नहीं उठाए गए और ना ही किसी तरह का इस पर पर्दाफाश किया गया है। वो फाइल केवल दबी रही, केवल कुछ गैंगों का नाम खोला गया, गैंगों के साथ साथ जो इसके गिरोह के लोग थे उनका नाम खोला गया, इनके जो परिवार के सदस्य थे या फिर इसके गिरोह से जुड़े हुए जो लोग थे उनका अंत भी हुआ और उनके कनेक्शन खोले गए। लेकिन ठीक है, देखिए करीब चार्जशीट की कई बड़ी बातें हैं, लेकिन सिर्फ जो मेन मुद्दा हाईलाइट होकर वो बताया जा रहा है कि अतीक की गैंग का कनेक्शन आईएसआई से भी था और आईएसआई गैंग के जरिए ही अतीक भारत में पाकिस्तान से हथियार मंगाता था, यानी कि पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई होती थी। क्या इसमें अतीक के परिवार को लेकर भी कुछ खुलासा किया गया है? क्या अतीक के परिवार वालों का भी पाकिस्तान कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है क्या? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से जो पाकिस्तानी कनेक्शन की बात की जाए वो केवल माफियाओं से जुड़ा हुआ था, यानी कि बात की जाए जो अपराध की दुनिया से था कि अपराध में किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे हथियार आने हैं, इन सभी का कनेक्शन था। लेकिन जो परिवार की बात की जाए, परिवारों का अभी तक किसी तरह का कनेक्शन नहीं निकल के आया है आईएसआई से। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो हथियार आते थे उन हथियारों का इस्तेमाल परिवार के लोग जरूर करते थे। फिर चाहे अशरफ की बात की जाए या फिर असद की बात की जाए जो इनकाउंटर में मारा गया था, तो इन सभी के जो कनेक्शन निकल के आए थे, या जो परिवार की बात की जाए, अखलाक की, जो पूरा इन अपराधियों को संरक्षण दे रहा था, गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए जो शुरुआत से इनके साथ रहा है, इन सभी का कनेक्शन निकला था। लेकिन जो परिवार के जिक्र की बात की जाए उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी अभी तक जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनकी तरफ से भी नहीं किया गया। ठीक है कलीम, देखिए मौत के बाद एक चार्जशीट सामने आती है, एक चार्जशीट दाखिल की जाती है जिसमें महज पाकिस्तानी कनेक्शन का जिक्र हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जो जिंदा आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या हो रहा है? शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए क्या कर रही है पुलिस? और जो गुड्डू मुस्लिम फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड में के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, शूटर साबिर फरार है, यानी कि बात की जाए जिस तरीके से लोग शूटर फरार है, यानी कि 5-5 लाख के इनामी बदमाश हैं, इसके साथ जो 75,000 की इनामी शाइस्ता है, उसके साथ जो अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा है, ये सभी फरार हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए अशरफ के साले की, सद्दाम की, पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि सद्दाम लगातार इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, लेकिन सद्दाम की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और साबिर, शाइस्ता और जैनब फातिमा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कई बार ऐसी भी हवा उड़ी कि इन लोगों का अंत हो गया, लेकिन फिर उसी बीच तस्वीर सामने आती है। चाहे हरियाणा की बात की जाए, वहां से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें गुड्डू मुस्लिम लगातार घूमता हुआ नजर आ रहा था। दिल्ली की बात सामने आई कि शाइस्ता परवीन दिल्ली में कोर्ट पहुंची हुई है, वहां जब तक एसटीएफ पहुंची तब भी शाइस्ता वहां से निकल चुकी थी। फिर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, जो आपका हयात होटल है जहां से अधिवक्ता की गिरफ्तारी हुई थी, वहां की जो बात की जाए, एसटीएफ का कार्यालय बगल में था। पुलिस को जिस तरह से सूचनाएं मिली थी, शाइस्ता परवीन और जैनब के दोनों के होने की सूचना मिली थी, जो बेनामी संपत्ति की डील करने के लिए पहुंची थी और अधिवक्ता इस मामले में डील करा रहा था। अधिवक्ता की गिरफ्तारी हुई और दोनों फरार हो गई, क्योंकि जिस कनेक्शन की बात की जाए, पहले कयास ये लगाया जा रहा था, लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ, कहा जा रहा था नेपाल भाग के हैं या फिर विदेश की ओर ये लोग रवाना हो गए, लेकिन लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन लुकआउट नोटिस में भी किसी तरह की कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। और इसी बीच एक सूचना मिली थी, कलीम माफिया अतीक अहमद विधायक भी था, सांसद भी था और एक बड़े रसूख का नेता था, और लाजमी है कि इसके लंबे लंबे कनेक्शंस भी होंगे, बड़े बड़े नेताओं में पहुंच भी होगी। इन नेताओं के नाम सार्वजनिक करने से आखिर डर कैसा है? क्या चार्जशीट में किसी नेता का जिक्र किया गया है क्या? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से नेताओं की बात की जाए, नेता का नाम तो नहीं खोला गया, लेकिन हाँ, ये जरूर अधिकारियों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा था जब तक अतीक अहमद का अंत नहीं हुआ था, यानी कि 15 अप्रैल से पहले ये जरूर कहा जा रहा था कि इसके पीछे कुछ सफेद पोश नेता हैं। यानी कि जब साबरमती जेल से इसको लाया जा रहा था तब भी सफेद पोश नेताओं का जिक्र किया जा रहा था। उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया, इसको सजा सुनाई गई, सजा के बाद जब पूछताछ हो रही थी, कसारी मसारी के जो कब्रिस्तान ले गए थे, जंगल से जो हथियार बरामद किए गए थे, तब भी जो है सफेद पोश नेताओं का जिक्र हो रहा था, लेकिन नाम नहीं खोला गया था। जैसे ही 15 अप्रैल को इसको कालवेन अस्पताल के बाहर जब अंत हुआ, उसके बाद से सफेद नेताओं का जो जिक्र था वो भी समझिए उसके बाद से समाप्त हो गया। किसी तरह का कोई खुलासा भी नहीं हो पाया कि आखिर उसके पीछे सफेद पोश नेता कौन था। लेकिन हाँ, ये जरूर सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा था, उस समय जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर जिस तरीके से साबरमती जेल में जो अतीक बंद था, उस दौरान कोई एक सफेद पोश नेता था, वो लगातार इनके संपर्क में रहा था और सफेद पोश नेता उसके साथ लगातार एक जो बिजनेस डील थी वो भी की जा रही थी। लेकिन आखिर वो सफेद पोश नेता कौन था, इस बात का जिक्र आज तक नहीं किया गया और ना ही इसका खुलासा हुआ कि आखिर वो सफेद पोश नेता कौन था और कौन इसको सहयोग दे रहा था।
फिलहाल अब ये देखना ये होगा कि जिस तरीके से चार्जशीट जो दाखिल की गई थी, चार्जशीट के बाद से जो अभी और इस मामले में जो तफ्तीशें चल रही हैं, आईएसआई जो कनेक्शन की जो बात की जा रही थी, क्योंकि केवल अतीक इस आईएसआई कनेक्शन में नहीं था, जो इसके गैंग की बात की जा रही है, गैंग के साथ साथ जो इसके हत्या की जिम्मेदारी ली जा रही थी, उसका भी नाम सामने आया था, उसका भी पाकिस्तानी पूरा कनेक्शन निकल रहा था। क्योंकि बिल्कुल ठीक है कलीम, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त कहीं ईडी, कहीं एनआईए तो कहीं आईटी की टीम की छापेमारी देखने को मिल रही है। इसी बीच कानपुर और फतेहपुर में भी एक बार छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। कानपुर में आयकर विभाग ने मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। करीब 150 से ज्यादा आयकर अफसरों ने कानपुर के सिविल लाइन, शकरपट्टी समेत 20 और मध्य प्रदेश के 15 प्रतिष्ठानों पर एक साथ ये कार्रवाई की है। तो वहीं फतेहपुर में आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका पर एनआईए ने बाप बेटे समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया है। लखनऊ से गिरफ्तार रिजवान अशरफ की पूछताछ के बाद फतेहपुर में ये छापेमारी हुई है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तो जहां एक तरफ मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो वहीं आतंकी नेटवर्क पर भी प्रहार किया गया है, जिसमें 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ का दौर भी लगातार जारी है। कानपुर से रिजवान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, देखिए मयूर ग्रुप के तकरीबन 35 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बरामदगी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये मयूर ग्रुप की जो छापेमारी हुई है, इसमें कानपुर, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत 35 जगह छापेमारी की गई है। इसमें अभी तक बरामद की कोई बात नहीं हुई और वहीं पर छापेमारी करी गई है। कार्यवाही के बारे में कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि इनमें करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी का मामला है, जिसमें से इनकी तीनों फैक्ट्रियों में ही रनिया की इनकी वाइन फैक्ट्री, रनिया में तीनों फैक्ट्रियों में भी छापे लगातार पड़े हुए हैं। जिसमें आपको बता दें समय अनुसार सुबह के टाइम लगभग 6 बजे के आसपास छापेमारी की गई है। ठीक है, देखिए रिजवान, सुबह से ही ये छापेमारी देखने को मिल रही है। क्या अभी भी आईटी की टीम मौके पर मौजूद है या फिर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, दस्तावेज जब्त करके आईटी की टीम चली गई है? अभी भी लगातार अभी छापेमारी की हो रही है। अभी कोई टीम कहीं नहीं गई है, सब मौके पर ही मौजूद है और वहां पर मीडिया कर्मियों का और जो उनके वर्कर है उनका भी आने जाने पे मना कर रखा है, पाबंदी कर दी गई है। ठीक है, देखिए लगातार छापेमारी का दौर जारी है, लेकिन आरोप क्या लगाए गए? किन आरोपों के आधार पर आज ये मयूर ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की गई है? आरोप की बात करें तो आरोप कहीं ना कहीं टैक्स चोरी के आरोप लगाते हुए ही छापेमारी की गई है, क्योंकि इनके सारे दिल्ली और एमपी के बाद कानपुर से यूपी में कानपुर शहर में छापेमारी की गई। वहीं इनके कारोबारी मनोज गुप्ता जी चक्करपट्टी आवास, सिविल लाइन आवास, चक्करपट्टी वाली जगहों पर भी दफ्तर पहुंचे थे, जिसमें से 15 टीमें लगभग यहाँ पर छापेमारी कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रिजवान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।